अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमने डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हमने रेलेवेंस थ्योरी के ऊपर बात की है और हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे थ्योरी ऑफ रेलेवेंस पे। ओके जी, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ रेलेवेंस और हम इसको डिस्कस करेंगे कि थ्योरी ऑफ रेलेवेंस का मतलब क्या है। द अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑन डिविडेंड डिसीजंस आर्ग्यूड दैट डिविडेंड पॉलिसी कंसिडरेबली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। जो अदर ग्रुप है वो ये कहता है कि जी ऐसा नहीं है जैसा इररेलेवेंट ग्रुप कह रहा है। वो इनके मुताबिक ये है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है, डिविडेंड डिसीजन है, वो फर्म वैल्यू को कंसिडरेबली सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है। The advocates of this school thought include Myron Jordan, Litter, James Walter, and Richardson. According to them, dividend communicate information to investors about the firm's profitability and hence dividend decisions become relevant. इनके मुताबिक ये है कि जो डिविडेंड्स कितने पे हुए वो इन्वेस्टर्स को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल क्या है। इनके मुताबिक अगर आप डिविडेंड पे करते हैं, ज़्यादा पे करते हैं, तो इन्वेस्टर्स को ये मैसेज आता है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर आप कम डिविडेंड पे करते हैं तो इन्वेस्टर्स को ये मैसेज आता है कि जी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ठीक नहीं है। और वो कहते हैं कि जब ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जाती है तो डिविडेंड डिसीजंस आपकी रेलेवेंट होती हैं, उसका आपकी शेयर प्राइसेस पे, फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। So those firms which pay higher dividends will have greater value as compared to those which do not pay dividends or have a lower dividend payout ratio. इनके मुताबिक जो है जो सर फर्म, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। इनके मुताबिक जो है वो फर्म जो डिविडेंड पे करती हैं उनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू उन फर्म्स के जो डिविडेंड नहीं पे करती या कम डिविडेंड पे करती। इस ग्रुप के मुताबिक जो है वो कंपनीज जो ज़्यादा डिविडेंड पे करती हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है और वो कंपनी जो डिविडेंड कम पे करती हैं उनकी वैल्यू कम होती है। So we have examined below two theories representing this notion. इसमें हम जो है वो अगेन दो थ्योरीज की बात करेंगे, वॉल्टर्स अप्रोच एंड जॉर्डन्स अप्रोच। इसमें अब सबसे पहले जो है वो हम वॉल्टर अप्रोच की बात करेंगे। वॉल्टर अप्रोच supports the doctrine that dividend decisions are relevant and affect the value of the firm. वॉल्टर भी इस पेपर में है कि डिविडेंड डिसीजन जो है वो रेलेवेंट होती हैं, फर्म वैल्यू को इफेक्ट करती हैं। The relationship between the IRR, internal rate of return, R earned by the firm and its cost of capital K is very significant in determining the dividend policy to serve the ultimate goal of maximizing the wealth of shareholder. इनका जो बेसिक कंसर्न है ये कंपैरिजन ऑफ IRR जिसको उन्होंने R से रिप्रेजेंट किया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसके उन्होंने K से रिप्रेजेंट किया, उसके मुताबिक है। ये कहते हैं कि जी जो कंपनी जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी, जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट लगाएगी, उससे जो उनको रिटर्न मिलेगा जिसको हम IRR कहते हैं R, और उस फाइनेंसिंग को, उस इन्वेस्टमेंट को लगाने के अगेंस्ट जो कॉस्ट आएगी इसको हम के कहेंगे, तो दोनों बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं और ये दोनों मिलके जो है आपकी डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ जो शेयर होल्डर वेल्थ है उसको इफेक्ट करते हैं। अब ये किस तरह से प्रोसेस होगा, आर और के कैसे शेयर होल्डर वेल्थ को इफेक्ट करेंगे इसको हम देखते हैं। So they have described three possibilities. First one is if R is greater than K. इनके मुताबिक अगर रिटर्न जो है कंपनी जो रिटर्न लेती है, हासिल करती है किसी प्रोजेक्ट से, इन्वेस्टमेंट से, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द फर्म इज अर्निंग हायर रेट ऑफ रिटर्न, तो फर्म को रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। द फर्म शुड रिटेन द अर्निंग, तो फर्म को अर्निंग को अपने पास रखना चाहिए, डिविडेंड की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। इनके मुताबिक अगर कंपनी आर ज्यादा अर्न करती है, मीन अगर वो पैसे को किसी प्रोजेक्ट में लगा लेती है और वहां से उसको जो रिटर्न मिलता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू उसकी कॉस्ट के, तो उस फर्म को अपने प्रॉफिट्स को रिटेन अर्निंग की सूरत में रखनी चाहिए। सच फर्म्स आर टर्म्ड एज ग्रोथ फर्म्स, ऐसे फर्म्स को ग्रोथ फर्म कहा जाता है, मीन उनके ग्रोथ चांसेस ज्यादा हैं एंड द ऑप्टिमम पे आउट वुड बी जीरो, और उनका जो डिविडेंड जो पे करेंगी वो जीरो होगा
क्योंकि वो ग्रोथ फर्म्स हैं, उनको ग्रोथ के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए और वो जो है उनका आर ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मुकाबले में रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो इन्वेस्टर उस पर सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ठीक है ये तो ग्रो कर रही है फर्म, इनका आर ज़्यादा है, हमारी शेयर प्राइसेस वैसे इंक्रीज हो रही है। जो सेकंड केस दिया है इन्होंने वो है जी इफ आर इज लेस देन के, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कम है एज कंपेयर टू के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, तो इनके मुताबिक जो है the optimum payout would be 100% and the firm should distribute the entire earnings as dividend. इनके मुताबिक अगर कोई ऐसी कंपनी है जो ग्रोथ फर्म नहीं है, मींस कंपनी जब प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है तो उसको जो रिटर्न मिलता है वो कम मिलता है और उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है, तो इस तरह की फर्म जो है वो 100% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उसको फिर वो प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएगी तो उसको उतना ज़्यादा रिटर्न जो है वो नहीं मिलता। और थर्ड पॉसिबिलिटी जो उन्होंने दी है, इफ आर इज इक्वल टू के, the dividend policy will not affect the market value of shares as the shareholders will get the same return from the firm as expected by them। तो इसके मुताबिक अगर आपका रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है तो फिर जो है वो डिविडेंड पॉलिसी उस टाइम पे आपकी मार्केट वैल्यू शेयर्स को इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि शेयर होल्डर्स को उतना ही रिटर्न मिल रहा है जितना रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज जो है वो स्पॉल्टर के मॉडल में जो है वो डिस्कस की। इसके बाद अगर हम फर्दर इस मॉडल, जी जी सर काफी है, टेंशन ना लो सर, बहुत ज्यादा टेंशन होने लग गई सच में। सेकंड हम बात करते हैं assumptions ऑफ वॉल्टर्स मॉडल के। जो वॉल्टर्स मॉडल है इसके assumptions क्या है हमारे पास, द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म आर फाइनेंस्ड थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स ओनली एंड द फर्म्स डू नॉट यूज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। वॉल्टर्स की जो फर्स्ट assumption ये है कि जो फर्म है या कंपनी है वो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से खुद को फाइनेंस करती है और कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो नहीं लेते। Second assumption, the internal rate of return R and the cost of capital K of the firm are constant। इनके मुताबिक जो R है और cost of capital K है ये constant है, ये change नहीं हो रहे। Third assumption जो है earnings and dividends do not change by determining the value, कि जब आप फर्म की वैल्यू को डिटरमिन कर रहे हैं तो ना ही आपकी अर्निंग चेंज हो रही है ना ही आपके डिविडेंड चेंज हो रहे हैं। द फर्म हैज अ वेरी लॉन्ग लाइफ, फर्म की जो लाइफ है वो ज़्यादा है। तो ये इसकी 4 assumptions है। अब अगर हम इसके वॉल्टर्स के फार्मूले की बात करें कि ये इसके मुताबिक जो है शेयर प्राइसेस कैसे जो है वो कैलकुलेट की जाएंगी, तो ये फार्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं। वॉल्टर ने जो फार्मूला दिया अपने आर्गूमेंट की बेस पे, इसके मुताबिक P इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय KE माइनस G। तो इसने कहा जी प्राइस क्या है जी, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर की, जो इक्विटी शेयर की प्राइस है वो इस तरह से डिटरमिन की जा सकती है। इसमें क्या है, डिविडेंड, इनिशियल डिविडेंड पर शेयर के जो स्टार्ट पे पीरियड के स्टार्ट में आपने जो डिविडेंड पे किया वो डी है, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और जी जो है वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग है। तो क्या है इसके मुताबिक जो है वो आप किसी भी जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू को या जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसको जो इफेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अगर हम वॉल्टर मॉडल की क्रिटिसाइज की बात करें, रिसर्चर ने जो इसके मॉडल को क्रिटिसाइज किया, द फर्म्स डू रेज फंड बाय एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। फर्स्ट क्रिटिसाइज ये किया गया कि जो फर्स्ट असम्पशन है कि ये फर्म सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग यूज करती है फाइनेंसिंग के लिए और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यूज नहीं करती, वो असम्पशन ठीक नहीं है। फर्म्स एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को यूज करती हैं। सेकेंड, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। जो आपका IRR होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। The assumptions that cost of capital will remain constant also does not hold good। और इस चीज़ के assumption के जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है वो भी सेम नहीं रहती। किसी टाइम पे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होती है, किसी टाइम पे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होती है। So as a firm risk pattern does not remain constant, it is not proper to assume that K will always remain constant, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका रिस्क पैटर्न चेंज होता है, कभी उसका रिस्क पैटर्न ज़्यादा होता है, कभी उसका रिस्क पैटर्न कम होता है। तो इस चीज़ को assume करना कि K जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये assumption जो है वो ठीक नहीं है। तो ये तीन क्रिटिसिज्म जो है वो वॉल्टर मॉडल के ऊपर किए। और अगर हम लास्ट थ्योरी की बात करें, जॉर्डन अप्रोच, जॉर्डन अप्रोच में जो है
अगेन ये वही अप्रोच है हमारे पास, जॉर्डन अप्रोच, जिसमें हम बात करें थ्योरी ऑफ रेलेवेंस की। जॉर्डन अप्रोच का भी बेसिकली जो है वो फिनोमिना यही है कि आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कम वैल्यू को इफेक्ट करती है। So Mayor Jordan has also developed a model on the lines of Professor Walter. His basic valuation model is based on the following assumption. जॉर्डन का उसने जो मॉडल दिया वो बेसिकली आप एक्सटेंशन कह लें वाल्टर मॉडल की। उसने वाल्टर के assumption को यूज करते हुए और जो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया उनको रिमूव करते हुए जो है उसने अपना एक मॉडल दिया। और उसमें जो उसके assumptions थी वो ये थी, द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म, कि जो फर्म है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग तो लेगी लेकिन सिर्फ इक्विटी फाइनेंसिंग लेगी। उसने पहली जो क्रिटिसिज्म था वॉल्टर का वो यहाँ पे वो खत्म किया कि जी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं ले रहा है। उसने कहा जी फर्म एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लेगी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। सेकेंड, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज अवेलेबल और यूज। उसने ये कहा कि रिटेन अर्निंग रिप्रेजेंट द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, कि उसने पहले कहा कि हम उस फर्म की बात कर रहे हैं जो इक्विटी फर्म है, और सेकंड उसने फिर यही कहा कि अगर आपको री इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी तो वो आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं लेंगे, वो आप रिटेन्ड अर्निंग्स को ही यूज करेंगे। द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, रेट ऑफ रिटर्न आर जो है वो सेम है। द रिटेंशन रेशियो बी, यहाँ पे रिटेंशन रेशियो कि आप कितनी परसेंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो रिटेन अर्निंग में रखेंगे, उसको हमने रिटेंशन रेशियो कहा, इसको बी से शो करेंगे। द रिटेंशन रेशियो बी once decided upon is constant, thus the growth rate of the firm G is equal to BR is also constant। उन्होंने कहा कि B जब फर्म ये डिसाइड कर लेती है कि हमने इतने परसेंट प्रॉफिट रिटेन करना है, फॉर एग्जाम्पल फर्म कहते हैं हमने 30% रिटेन अर्निंग में रखना है प्रॉफिट, तो वो 30% जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, और वही फिर आपका ग्रोथ रेट होता है। इसका मतलब ये उन्होंने कहा कि जी G इज इक्वल टू BR, कि जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट होगा वो वही होगा जो आपके रिटेंशन रेशियो ऑफ आर है, यानी कि जितना बी होगा ऑफ रिटेंशन रेशियो आर वही आपका ग्रोथ रेट होगा। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म रिमेन्स कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहती है एंड इट इज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट, और ये ग्रोथ रेट से ज्यादा होती है, दैट इज के इज ग्रेटर देन बी आर। कॉर्पोरेट टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट, कॉर्पोरेट टैक्सेस जो वो एग्जिस्ट नहीं करते। और उसके बाद ये फार्मूला जो है जॉर्डन ने प्रेजेंट किया, उसने कहा जी पी नॉट इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, और यहाँ पे उसने जो है वो डी की जगह पे डी वन यूज़ किया, और उसने ये कहा कि डी वन को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, डी नॉट इंटू वन प्लस जी। उसने कहा कि आपका चूंकि डी वन है दैट इज डिविडेंड एट टाइम पीरियड वन, एक पीरियड के एंड पे जब आपका डिविडेंड होगा, और उसको कैलकुलेट आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप करंट डिविडेंड ले लें, उसको मल्टीप्लाई कर लें वन प्लस ग्रोथ रेट के साथ, तो ये आपका डी वन आ जाएगा, मीन्स करंट डिविडेंड इंटू वन प्लस ग्रोथ रेट, ये आपके पास फ्यूचर डिविडेंड आ जाएगा डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। तो इसमें उसी तरह से पी जो है वो प्राइस ऑफ द शेयर है, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है, जी ग्रोथ रेट है, डी नॉट डिविडेंड पर शेयर एट टाइम जीरो है, डी वन एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर वन है हमारे पास। अब जो जॉर्डन के रिवाइज्ड मॉडल की बात करें, द बेसिक assumption in Jordan's basic valuation model that cost of capital K remains constant for a firm is not true in practice। जॉर्डन ने जो रिवाइज्ड मॉडल दिया और इसका जो प्रीवियस मॉडल था बेसिक मॉडल, उसमें उसे कहा था के कांस्टेंट रहेगी, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। Thus constant revised his basic model to consider his risk and uncertainty। In the revised model, he suggested that even when R is equal to K, dividend policy affects the value of the shares on account of uncertainty of future। Shareholders discount future dividends at higher rate than they discount near dividend। और इसने रिवाइज मॉडल में ये कहा, रिवाइज मॉडल में एक तो उसने जो के को उसने कांस्टेंट कहा हुआ था वो उसने खत्म किया, और उसके साथ उसने कहा कि इवन अगर आपका आर और के भी इक्वल हो जाए, जैसे स्टार्ट में उसने ये कहा था कि इफ आर इज इक्वल टू के तो डिविडेंड पॉलिसी जो है वो मैटर नहीं करती, लेकिन फिर उसने रिवाइज मॉडल में कहा कि इवन आपकी जो थर्ड सिचुएशन है जहाँ पे आर और के दोनों अगर इक्वल भी हो जाए
तो भी आपकी डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट करती है। अब वहाँ पे कैसे डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट करती है, उसने ये कहा कि अगर आपके जब इन्वेस्टर्स को आपके फ्यूचर डिविडेंड अगर उसको करंट डिविडेंड मिल जाते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उसके लिए वो डिस्काउंट रेट कम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो उनको फ्यूचर में डिविडेंड मिलने होते हैं, और वहाँ पे वो उसके ज़्यादा डिस्काउंट रेट यूज़ करते हैं। मीन्स वो करंट डिविडेंड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर डिविडेंड्स पे।